नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का 6 जून का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। दोस्त, मुझे सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं और सारे क्वेश्चन सही हैं और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर तो हम बताएंगे ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे और अच्छे से हर क्वेश्चन का व्याख्या करेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपका भी एग्जाम आगे होगा तो आप इस नंबर पर मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं और आप मिला सकें कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था। अभी हम देखें लोग फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग कि किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्त ऑप्शन में था काली मिट्टी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। अब देखिए काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, और ये सबसे अधिक जल सोखती है, ठीक है, कोई दिक्कत। चिकनी मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं और काली कपास मिट्टी भी इसे कहते हैं, ठीक है। यह मिट्टी भारत के दक्कन प्रदेश में अधिक पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कांस फिल्म फेस्टिवल में आयोजित किया जाता है, मतलब कांस फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित होता है। तो दोस्त ये फ्रांस में आयोजित होता है। कांस फिल्म फेस्टिवल ये फ्रांस में आयोजित होता है। और सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जिसमें फिल्मों के लिए पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ 1932 से शुरू हुआ वेनिस में। पहली बार वेनिस 1932 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, उसी समय से फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संविधान संशोधन 105वां किससे संबंधित है। 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। देखिए दोस्त, पिछड़े वर्ग जो आरक्षण थे उसमें सुधार करने के लिए इसमें 105वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन में था पिछड़ा वर्ग, तो आंसर क्या होगा पिछड़ा वर्ग, ठीक है। ध्यान रहेगा कि 105वां संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद में सुधार किया गया, तो 342 के ए में सुधार किया गया। इसमें खंड 1 और खंड 2 में सुधार किया गया और एक नया खंड 3 जोड़ा गया। दोस्त 105वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा है तो ये सब भी पूछ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत डीप आ रहा है, ठीक है। जो दोस्त एग्जाम दिए हुए तो देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन को, तो आप समझिएगा कि क्वेश्चन बहुत डीप आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023-24 में भारत में गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी दर लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्त 2023 से 24 के डेटा के अनुसार भारत में गरीबी दर 4.9% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर्टिकल 31B क्या है, माना आर्टिकल 31B में क्या लिखा है। तो देखिए दोस्त आर्टिकल 31B में 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन से बचाना है। मतलब देखिए जो 31 के बी में ये लिखा है कि जो 9वीं अनुसूची में है वो जो भी कानून 9वीं अनुसूची में है वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन ना करे, ठीक है। अनुच्छेद 31B भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की रक्षा करता है और यह प्रावधान बताता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून या उसका कोई भी प्रावधान इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, वो मौलिक अधिकार की पालना नहीं कर तो गलत है, ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है, भले ही न्यायालय का कोई निर्णय इसके विपरीत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था 2030 तक भारत कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या रखा है। देखिए 2030 तक भारत ने 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, और अनवीकरणीय बोलते हैं जीवाश्म ईंधन के आधारित ऊर्जा उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यह 2021 में कहा गया था, कोप 26 जो शिखर सम्मेलन हुआ था कि 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करेंगे। और कहाँ हुआ था ये 2021 का कोप 26 सम्मेलन, ग्लासगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो दोस्त पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू
हुआ था। यह संविधान का अनुच्छेद 253, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उससे जुड़ा अनुच्छेद पूछ सकता है। 253 के तहत पारित किया गया कि यह अधिनियम मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का निर्णयों को लागू करता है। भारतीय सेना किस देश के सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त अभ्यास साइक्लोन आयोजित करती है? देखिए दोस्त, क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, ये क्वेश्चन आया था। अब ये बच्चा क्लियर नहीं किया है कि साइक्लोन आया था या डेजर्ट साइक्लोन आया था, लेकिन जो भी आया हो, अगर साइक्लोन आया है या फिर डेजर्ट साइक्लोन आया है तो क्वेश्चन पूछा था कि साइक्लोन जो भारत और मिस्र के बीच राजस्थान में युद्धाभ्यास हुआ है वो किस चीज का युद्धाभ्यास था, माने किस यंत्र का? तोपों का युद्धाभ्यास था या फिर गोलियों का युद्धाभ्यास था, बैलिस्टिक मिसाइल का युद्धाभ्यास था, माने किस चीज का अभ्यास वहां पे किया जा रहा था? अगर डेजर्ट साइक्लोन है तो वहां पे होगा यूएई, भारत और यूएई के बीच होता है डेजर्ट साइक्लोन। तो भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन जो युद्धाभ्यास है, जो ये भी राजस्थान में होता है, राजस्थान में हो रहा है, ये किस चीज का युद्धाभ्यास है? गोला है, बारूद है, बंदूक है, तोप है, मिसाइल है, किस चीज का युद्धाभ्यास है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, साइक्लोन जो है ये भारत और मिस्र के बीच युद्धाभ्यास होता है और राजस्थान में होता है। ठीक है, ये लिखे हैं, तीसरा संस्करण है ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुई है। कौन? ये युद्धाभ्यास। अब देखिए, भारतीय नौसेना दिवस का थीम क्या था दोस्त? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं, उसका थीम क्या था? थीम था नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। नवाचार और स्वदेशी के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। अभी इसका थीम पूछ चुका है, ये पूछेगा कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? वायुसेना 8 अक्टूबर, थल सेना 15 जनवरी। नेक्स्ट, कुषाण वंश के राजा कनिष्क कौन सा धर्म अपनाए थे? देखिए दोस्त, क्वेश्चन तो यही था, क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के था, क्वेश्चन 2 लाइन में था। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर क्वेश्चन का जो अर्थ था यही निकलता था कि कुषाण वंश के राजा कनिष्क कौन सा धर्म अपनाए थे? तो बौद्ध धर्म। क्योंकि दोस्त देखिए, ये अश्व घोष से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाए थे। और चौथी बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये उस समय इन्हीं के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट को ये वही लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे? देखिए दोस्त, उदारवादी, आप नाम सुने गरम दल नरम दल, तो नरम दल को उदारवादी नेता कहते थे लोग और गरम दल को गरम दल कहते थे। ठीक है, तो उदारवादी कहे या फिर नरम दल कहे, बात सेम है। हो सकता है कि अगले एग्जाम में उदारवादी की जगह नरम दल दे दे। तो कौन नरम दल का नेता नहीं था? तो आपको मालूम है कि अरविंद घोष जो है गरम दल के नेता थे। इसका आंसर होगा अरविंद घोष। गोपाल कृष्ण गोखले, मनोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब के सब थे उदारवादी, अर्थात नरम दल के थे। लेकिन ये सब थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में आईपीएल खत्म हुआ है, उससे क्वेश्चन पूछ दिया है। ये तो क्वेश्चन अभी पेपर जो बन रहे हैं ना, नए नए बन रहे हैं, जो हम बोलते हैं भोजपुरी में टकटका। ठीक है, तो देखिए दोस्त, पहला ऑप्शन था कि 10,000 रन पूरे किए। दूसरा ऑप्शन है 1,000 चौके छक्के मारे। ऑप्शन सी है 5 टाइटल जीते। तो बबुआ आरसीबी में रहे विराट कोहली, हई तो पक्का ना हुई, या तो हई होगा या तो हई होगा। देखिए दोस्त, आईपीएल 2025 में विराट कोहली 11,000 प्लस रन मार दिया है, तो ऑप्शन ए ना हुई क्योंकि 10,000 दिया है। तो ऑप्शन बी अपने नाम एक और रिकॉर्ड किया है, 1,000 चौके और छक्के, चौका और छक्का मिला करके 1,000 प्लस मार दिया। कौन? विराट कोहली। तो ऑप्शन बी होगा, इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी। बहुत लोग ये मारे हैं, बहुत लोग ये आंसर मारे हैं, लेकिन ये नहीं होगा, आंसर होगा क्वेश्चन, भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स को कब समाप्त कर दिया? देखिए दोस्त, भारत जब आज़ाद हो गया ना, उस आज़ादी के समय 565 रियासतें थी। अब सबको मनाना, अपने अंडर करना, क्योंकि सब राजा थे ना,
अब देश आज़ाद हो गया, तो देश आज़ाद हो तो सब पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाना है, तो सभी राजाओं को मनाया गया। 565 रियासत थी, तो रियासतों से कहा गया कि आप जो है आप सभी जगह लोकतंत्र व्यवस्था लागू होने दीजिए, आपके परिवार को सरकार हर मंथ पैसा देगी, उसी कहते हैं प्रिवी पर्स। क्या कहते हैं? प्रिवी पर्स। और आपको विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये कब समाप्त कर दिया गया? तो दोस्त 1971 में संविधान 26वें संविधान संशोधन द्वारा जो राजा थे, रियासतें थी, उनके परिवार को जो पैसा भुगतान दे दिया जा रहा था, जिसे प्रिवी पर्स कहते हैं, उसे समाप्त कर दिया गया। जो अनुच्छेद 291 और 362 के अंतर्गत ये लिखा था, इसलिए अनुच्छेद 291 और 362 लुप्त हो गया 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो दोस्त देखिए, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है मृदुलिका झा को। कुल 27 क्षेत्रों में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में दिया गया है, और हिंदी मिला है मृदुलिका झा, और यही एक इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, नेक्स्ट 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 20 श्रेणियों में कुल 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। किससे? रामनाथ गोयनका पुरस्कार से। नेक्स्ट, अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देगा तो क्या होगा? तो दोस्त, अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है तो उसे कुछ नुकसान हो सकते हैं। क्या क्या? वह भारत का अस्थायी निवासी का अधिकार खो देगा, उसे भारत में रहने के लिए वीजा की आवश्यकता होगी, उसके पास भारतीय पासपोर्ट भी नहीं रहेगा, और वह भारतीय चुनाव में वोट नहीं देगा। ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि न्यायिक समीक्षा क्या है? तो कोई नियम लाया गया, उसको पास कर दिया, फिर उस पर समीक्षा किया गया, जांच किया गया, उसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। से अगर किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, दोबारा समीक्षा किया गया, कहा गया कि नहीं ये सही नहीं है, ये असंवैधानिक है, तो क्या होगा? वो अधिनियम लागू नहीं होगा, वो अधिनियम नियम नहीं बनेगा। समझ गए? तो यही इसमें लिखा हुआ है, और आपका ऑप्शन में यही था। नेक्स्ट प्रश्न, 2024 हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? दोस्त, बलबीर सिंह सीनियर हॉकी इंडिया के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर किस चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया है हरमनप्रीत सिंह को। किसे? हरमनप्रीत सिंह को। और महिला में चुना गया है गोलकीपर सविता पुनिया को। किसे? सविता पुनिया को। क्वेश्चन, पी ब्लॉक तत्वों के बारे में कौन सही? देखिए दोस्त, आपको आवर्त सारणी अच्छे से याद होगा। अगर मैं जानूं तो आपको आवर्त सारणी अच्छे से याद होगा। यही ना आवर्त सारणी है, ये SPDEF। तो पी ब्लॉक ये है। इधर अधिकतर अधातुएं हैं और कुछ अधातु है, कुछ उपधातु है। नीचे देखिए धातु है, अर्थात पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु और धातु तीनों होते हैं। तो देखिए पी ब्लॉक में क्या सही है? तो पी ब्लॉक में तत्व में 13 से 18 तक का वो आता है, 13 शुरू होता है 18 तक जाता है। पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु शामिल होते हैं, इसमें अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ में था कि 2025 में कितने एक्सप्रेसवे लाइन पूरी होगी? तो दोस्त 11 हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने का मंजूरी मिल चुका है, जिसकी कुल लंबाई 5467 किलोमीटर होगी। डेजर्ट नेशनल पार्क किससे संबंधित है? तो दोस्त डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है राजस्थान का। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? डेजर्ट नेशनल पार्क। यह थार रेगिस्तान में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो वनस्पतियों और जीव की विभिन्न प्रजातियों का घर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? दोस्त पश्चिमी घाट को 3 गो नाम उसका है, कोंकण, करावली, मालाबार। ठीक है, कोंकण, करावली, मालाबार। जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन में मालाबार होना चाहिए, बच्चों कहना कि यही ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत भूटान सीमा से कैसे कनेक्ट होता है? दोस्त, सीमा को मैत्री संधि द्वारा चिन्हित किया गया था और मैत्री संधि के तहत ही भूटान की सीमा रेखा को माना गया। ठीक है, तो कह रहा कि भारत कैसे कनेक्ट है, तो मैत्री संधि के द्वारा उस सीमा से कनेक्ट है। गोंड पेंटिंग को बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्त, गोंड पेंटिंग को जनगढ़ कलम या पटचित्र भी कहा जाता है। गोंड पेंटिंग को डिगना या भीति चित्र कहते हैं। अब ऑप्शन आपका क्या था, अब आप खुद यहां से चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून में बदलाव का प्रमुख कारण क्या था? दोस्त, मानसून में बदलाव प्रमुख कारण क्या होता है? जलवायु में परिवर्तन के कारण तापमान और आर्द्रता में तेजी से बदलाव, जो मानसून के पैटर्न को प्रभावित करता है, अर्थात मानसून को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होगा? जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तब कण तेजी से कंपन करने लगते हैं, इससे वस्तु का तापमान बढ़ जाता है और वस्तु का आयतन भी बढ़ जाता है और वस्तु फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1299 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। पहला आक्रमण किया था मंगोलों ने 1299 में, दूसरा किया था 1302 से 1303 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश में भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? तो दोस्त, हाल ही में 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है, जो म्यांमार में बाढ़ आ गया था उन लोगों को बचाने के लिए। नेक्स्ट, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्त, उड़ीसा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के मामले में नंबर 1 है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली में नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने जारी की। देखिए दोस्त, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जो 16वें वित्त आयोग था, अरविंद पनगड़िया वो जारी करते हैं। अब देखिए, मैथ का क्वेश्चन आया था। देखिए, जो एक दो मैं मैथ का क्वेश्चन लिया हूं ताकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, मैं आपको दिखा दूं कि ये क्वेश्चन भी आए थे। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं x, x - 13, x - 25 है। तो दोस्त, ये तो कर्ण हो गया, ये दोनों आधार लंब है, तो आप यहाँ से 1/2 × x - 13 × x - 25 करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक आया था कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में एक शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। आप ज्ञात कर सकते हैं। आते हैं सेकेंड शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन आया था कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में Alt+Tab दबा दूं तो क्या होगा? देखिए दोस्त, मान लीजिए अपने कंप्यूटर में बहुत सारा फाइल खोल चुके हैं, तो Alt+Tab जब दबाइएगा तो आप इस फाइल से दूसरे फाइल में चले जाइएगा। लैंग्वेज कुछ ऐसा दिया था, विभिन्न खुली हुई विंडो या एप्लीकेशंस के बीच स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्त, भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत है नलकूप। क्या है? नलकूप है। ठीक है, नलकूप और कुएं। नलकूप और कुएं जो भूमि से जल को निकालते हैं और खेतों तक पहुंचाते हैं। करीब 60% जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है और 29% जो सिंचाई होती है वो नहर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वक्फ बिल में क्या परिवर्तन किया गया है? दोस्त, जो परिवर्तन किया गया है हम आपके सामने ला दिए हैं। वक्फ संशोधन बिल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन, इन परिवर्तनों में कौन कौन है भाई? तो गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना। पहला परिवर्तन क्या किया गया है कि गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है, उनको सदस्य बनाना और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना। वक्फ संपत्तियों का करना, मतलब सारे जो वक्फ संपत्ति है उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालना।
कलेक्टर को सर्वेक्षण का आधार बनाना और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की अनुमति दी गई है। वही है वक्फ बिल कि वक्फ बिल को 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपकी या में था कि किस उपन्यास को 2024 का बुकर पुरस्कार चुना गया? द ऑर्बिटल, जो ब्रिटेन के समांता हार्वे द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्त ध्यान रखिए, पहले 9वां अध्यक्ष था थॉमस वॉक, लेकिन अब 10वां अध्यक्ष चुना गया है, एक महिला है क्रिस्टी क्वेंटी। क्या है? क्रिस्टी क्वेंटी, जो जिम्बाब्वे की है और जिम्बाब्वे है अफ्रीका की। तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला बन चुकी है क्या? क्रिस्टी क्वेंटी। और ये अफ्रीका की पहली महिला बन चुकी है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हुई है। ठीक है, 23 जून 2025 को जर्मन थॉमस वॉक का रिटायरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है निःशुल्क न्यायिक सहायता किस में शामिल है? तो दोस्त ये डीपीएसपी में शामिल है, कंफर्म। नेक्स्ट है, अब डीपीएसपी क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखें दोस्त, नीति निर्देशक तत्व जो होता है ना, जो इसमें इसके अंदर आता है निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 में। किसमें? अनुच्छेद 39। आज पूछा है निःशुल्क विधि सहायता किस में आता है? तो डीपीएसपी में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कल को पूछेगा कि निःशुल्क न्यायिक सहायता किस अनुच्छेद में है? तो 39 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, रैम का अर्थ क्या होता है? रैम का क्या कार्य होता है? दोस्त ध्यान रखें, रैम का कार्य होता है, अब बता दूं, रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, एक अस्थायी स्टोरेज मेमोरी है, पहला बात। दूसरा बात क्या होता है कि अगर आप अपना कंप्यूटर खोल रहे हैं तो कंप्यूटर का फाइल को तेजी से खोलने बंद करें, मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को तेजी से काम करवाने में रैम का कार्य होता है। और रैम एक अस्थायी मेमोरी है, जब तक कंप्यूटर खुला है तब तक इसका स्टोरेज है। जैसे सिस्टम बंद कीजिएगा तो जो भी ये स्टोर है ये डेटा खत्म हो जाता है, फिर से जब शुरू किया तो फिर से रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अस्थायी स्टोरेज है और सीपीयू में डेटा का निर्देश करता है। नेक्स्ट प्रश्न आया था आपके यहाँ में आया था कि नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति किस लाया था? भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये गति शक्ति योजना भारत के नरेंद्र मोदी लाए थे। कब लाए थे? तो 25 अगस्त 2021 को पीएम गति शक्ति योजना की घोषणा की गई थी। और पीएम गति शक्ति योजना का मकसद क्या था? देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। अच्छा, एक क्वेश्चन आता, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया? किसी बच्चे कहना है कि शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य किससे विवाह किया, क्वेश्चन आया था। तो कोई कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय किससे विवाह किए आया था। शकों पर अगर चंद्रगुप्त मौर्य विजय प्राप्त किया था तो शादी किया था नंद कुमारी दुर्धरा से, और उससे पुत्र हुआ था बिंदुसार। अगर एग्जाम में चंद्रगुप्त द्वितीय आया होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर शासन किया, अधिकार किया, तो किससे शादी किया? तो होगा ध्रुव स्वामिनी। क्या होगा? ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि थार रेगिस्तान के क्षेत्र में कौन नहीं आता? तो 4 ऑप्शन था, थार रेगिस्तान का क्षेत्र में कौन क्षेत्र नहीं आता? एक ऑप्शन डी पर था विंध्य पर्वत। क्या था? विंध्य क्षेत्र। तो विंध्य क्षेत्र ऑप्शन में था, तो आपका यही हो गया राइट, क्योंकि थार रेगिस्तान में विंध्य क्षेत्र नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? जब जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था, तब जाकर के उसके एवज में 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला था। तो क्या होगा? 7 अगस्त 1905। और 1911 में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय रद्द हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न, 2014 में कौन सी योजना है जो निवेश विनिर्माण से संबंधित है? तो दोस्त मेक इन इंडिया है ना, मेक इन इंडिया जो 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी, यही जो है 2014 में शुरू हुई योजना है जो निवेश विनिर्माण से संबंधित है। ध्यान है दोस्त, अब पूछा है कौन सी योजना है, वो योजना है, तो हम लोग बोले मेक इन इंडिया, यानी उसके माइंड में, क्वेश्चन बनाने वाले के माइंड में मेक इन इंडिया है, तो हो सकता है पूछेगा मेक इन इंडिया योजना कब आया था? 25 सितंबर 2014 का। आप लोग इस चीज को ध्यान से देख के जाइएगा। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG कौन है? तो के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। नेक्स्ट है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्त देखिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अब चेंज हो चुके हैं। पहले 10वां थे सोमनाथ, जो 14 जनवरी 2025 तक थे। अब सोमनाथ के स्थान पर वी नारायणन आ चुके हैं, जो 11वां अध्यक्ष हैं किसके? इसरो के। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त काल में भूमि नियंत्रण के लिए मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो इसे कहते थे अग्रहारिक। अग्रहारिक जो थे वो गुप्त काल में भूमि नियंत्रण करते थे, उसकी देखरेख करते थे, कम बेसी कहाँ गया उसकी देखरेख करते थे। कौन? अग्रहारिक। नेक्स्ट, कांग्रेस का दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस विधानसभा से चुनाव लड़ती थी? इस आंसर होगा शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। 20 फरवरी 2025 में दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री के रूप में शेरावत है, मतलब नवी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित है, माने बैठी हुई हैं। सुषमा स्वराज पहली है, शीला दीक्षित दूसरी है, और तीसरी मार्लेना जो आपकी है, आप आम आदमी पार्टी, उसकी जो है नेता है, वो तीसरी बनी है। चौथी बनी है ये कौन? अपनी रेखा गुप्ता, ये चौथी महिला है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। नेक्स्ट है, रसोई में पराशरण का उदाहरण था। इसका दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाया कि रसोई में पराशरण का उदाहरण कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ आया है कि गुप्त समाज में सामंत और भक्ति किसे कहते? देखिए दोस्तों, सामंत क्या होते थे? गुप्त समाज में एक बड़ा राजा होता था और वो उसका बहुत सारा बड़ा क्षेत्र था, तो उस अपने क्षेत्रों को कई भागों में बांट दिया था और वहां एक एक आदमी को राजा बना दिया था। तो ये जो ये राजा थे जो मेन राजा का अधीन आए, तो ये राजा सामंत कहलाए। क्या कहलाए? सामंत कहलाए। और राजा के प्रति जो भक्ति थी उसे भक्ति कहा गया। ठीक है, यही होगा। अगला है OCI का फुल फॉर्म क्या है? तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित भारतीय अंग्रेजी कवि निसीम का पुस्तक। पता नहीं दोस्त, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा बच्चों द्वारा भेजा गया, बताया गया, तो इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता। अब आते हैं 6 मई थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। दोस्त मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा को आदिराह की उपाधि दी गई थी? तो दोस्त मिहिर भोज को आदिराव की उपाधि दी गई, जो विष्णु के भक्त थे। कौन थे? विष्णु के भक्त थे। नेक्स्ट है कि भील विद्रोह कब हुआ? तो दोस्त भील विद्रोह बहुत सारे हुए, लेकिन सबसे फेमस भील विद्रोह 1818 ईस्वी का फेमस है। क्यों? ये भील विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। ये 1818 होगा, मिस्टेक से 80 लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समय वही बात बोला जो उसमें लिखा हुआ है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या करते हैं? तो Ctrl+S टिपेंगे तो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो दोस्त ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट,
1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? देखिए दोस्त, पिछला में क्वेश्चन आया था पिछला में कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। अब पूछ दिया बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो अगले एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल विभाजन लागू कौन किया था, तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बात हम यहाँ बोले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन बना है? दोस्त, प्रमोद कुमार मिश्रा और शशिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पालीगढ़ का विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो दोस्त, पालीगढ़ का विद्रोह है ना, वो अंग्रेजों के खिलाफ मद्रास प्रेसिडेंसी में ये पालीगढ़ का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। यह विद्रोह 1799 से 1805 के बीच तिरुनेलवेली, डिंडीगुल और मालाबार क्षेत्रों में हुआ। विद्रोह में मुख्य कारण थे अंग्रेजों द्वारा दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली और पोलीगरों के अधिकार का हनन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह में आया था कि पुरानी जड़ों को क्या कहते हैं? दोस्त, पुरानी जड़ों को कहते हैं बांगर। अब ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि नई जड़ों को क्या कहते हैं, हम कन्फर्म पूछेगा, किसी भी बच्चे का शीट में देखना ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नई जड़ों क्या बोलते हैं? खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाइकल बिन में बिना जाए फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की अपनाइएगा? तो कंट्रोल प्लस डी मतलब शिफ्ट प्लस डी मतलब डिलीट। ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह आया था कि ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है? दोस्त, अदिश है, अब तो ऊपर किए हैं लोग। अगला क्वेश्चन, झारखंड में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है? अब देखिए दोस्त, 4 अभ्यारण्य था और झारखंड में इसमें कौन सा अभ्यारण्य है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं झारखंड में जो वन जीव अभ्यारण्य है सबका नाम यहाँ पे हम लिख चुके हैं, उस आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या में आया था कि लावालौंग वन जीव अभ्यारण्य और पलामू वन जीव अभ्यारण्य ये तो उसी में क्या है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, अभिधम पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है? तो दोस्त, उनके सिद्धांतों का दर्शन शामिल है, किसके? बौद्ध धर्म के। तो फिर देख लेते हैं, अभिधम पिटक के मुख्य स्रोत से बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा का अध्ययन शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसिटिक एसिड का सोडियम एसीटेट में रूपांतरण कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए दोस्त, जब एसिटिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे ना तो बनेगा सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। ठीक है, यह समीकरण है, देखिए यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलेगा तो बनेगा CH3COOH Na सोडियम एसीटेट प्लस H2O लवण प्लस जल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन है? दोस्त, भारत का पहला यात्री ड्रोन है वरुण। क्या है? वरुण। इस ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों में नगर परिषद की स्थापना कौन करता है? दोस्त, केंद्र शासित प्रदेश में नगर उसका कोई भी काम हो वो कराएगा केंद्र सरकार। कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में कोन्याक जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ में था कि हु रोट द बुक लवर नामक किताब किसने लिखी? इमली हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ में आया था कि एक होर अश्वत्थामा के लिए डोंगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? देखिए दोस्त, एक होर अश्वत्थामा के लिए डोंगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है चमन अरोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील युवा का समान एज ग्रुप क्या होता है? देखिए दोस्त, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवा का एज होता है 15 से 24 वर्ष
लेकिन कार्यशील युवा की बात करें तो 15 से 64 वर्ष। नेक्स्ट, उत्तरापथ मार्ग किसको जोड़ता है? तो उत्तरापथ मार्ग को प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग माना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों को पंजाब और तक्षशिला जैसे केंद्रों को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के 1 कहता है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर के बस सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की कृषि में सिंचाई के सबसे महत्वपूर्ण विधान किसका है? दोस्त, नलकूप का है और कुआं का है। किसका है? नलकूप का है और कुआं का है। ठीक है, और कितना % योगदान है? 67% योगदान है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का मैदान कैसा है? दोस्त, पूर्वी घाट के क्षेत्र में पहाड़ों और विस्तृत तटीय मैदानों दोनों की विशेषता आपको पाई जाएगी। नेक्स्ट, यह मैथ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही है कि विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, द लीडरशिप ऑफ लेगेसी नरेंद्र मोदी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्त होगा आर बालू। क्या होगा? आर बालू जो पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे ज्यादा किस आयु के वर्ग के पुरुष बेरोजगार हैं? सबसे ज्यादा किस वर्ग के पुरुष, कितने एज के पुरुष बेरोजगार हैं 2025 के डेटा के अनुसार? दोस्त, भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु के पुरुषों की बेरोजगारी दर 13.8% है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? देखिए दोस्त, NHRC में एक तो आयोग का अध्यक्ष होता है और दूसरा 5 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। यह पूछा है कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो आंसर क्या होगा? 5। देखिए दोस्त, ये इतना क्वेश्चन था जो 100+ क्वेश्चन था। ये हमारा चैनल है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद।